डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ पर आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं डॉक्टर बी कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी और भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक परियोजना का क्रियान्वयन किया जिससे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के पिता के रूप में भी जाना जाता है इन्हें, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण जो 1970 से 1981 तक चला, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण की बात करें तो 1978 से 1985, ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण 1987 से 1994। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, मुंहपका खुरपका रोग किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। विषाणु जनित रोगों की बात करें तो खुरपका मुंहपका है, चेचक है, पशु प्लेग है, नील जिह्वा, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग की बात करें तो थैलेला है, जहरबाद क्षय रोग, गिल्टी रोग, गला घोटू, ये सभी जो है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। कवक जनित रोग की बात करें तो दांत, ब्रूडर, निमोनिया, ये सभी जो है कवक के द्वारा होते हैं। और प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो मलेरिया, किलनी ज्वर, लाल अतिसार। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है थर्ड, भैंस का दूध किसका अच्छा स्रोत होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अंधकार अवक्रिया किस में होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा। अंधकार अवक्रिया स्ट्रोमा में होती है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? इनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 2007 से 8 में भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कृषि एवं सहकारिता विकास के अंतर्गत शुरू की गई और जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि पाना था। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो 17 फरवरी 2015 में प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014 में और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ हुई थी योजना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी कहलाता है, इनमें से क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट ऑफ फूड, भोजन का अधिकार कहलाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो 2013 को भारतीय संसद द्वारा 12 सितंबर 2013 को पास कर दिया गया था और इस अधिनियम को भोजन का अधिकार, राइट टू फूड एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भारत के 2/3 भाग जनता को सब्सिडी पर भोजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो 8 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडल यहाँ पर सही आंसर बनेगा। आकाश में वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। संपूर्ण वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर 10 किलोमीटर से 50 से 55 किलोमीटर तक, मीजोस्फेयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत शुरू की गई है? तो यहाँ पर 9 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, चावल गेहूं फसलीय प्रणाली के अंतर्गत शुरू की गई है। नेक्स्ट, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मृदा का लाल रंग हेमेटाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न 11 क्वेश्चन नंबर, वह फसली प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ले फार्मिंग कहते हैं। ले फार्मिंग की बात करें तो वह फसली प्रणाली जिसमें चारागाही फसलों के साथ साथ खेतीहर फसलों को उसी खेत में उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। और वन वर्धन की बात करें तो वन फसलों की खेती, कृषि वानिकी वृक्ष प्लस फसलों की खेती, और वृक्ष संवर्धन की बात करें तो वृक्ष और झाड़ियों की खेती। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 क्वेश्चन नंबर, अकीओची धान के लिए एक विकार किसके कारण होता है? तो 12 का यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। धान के रोग की बात करें तो कमी, एक तरफ धान के रोग हैं, दूसरी तरफ कमी दी गई है किसके कारण? तो खैरा रोग जिनकी कमी से होता है, और अकीओची हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण होता है। टुंगरू रोग वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है यहाँ पर, निम्नलिखित दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पिजन पी, अरहर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अरहर का वैज्ञानिक नाम कजैनस कैजान है और यह फेबेसी कुल का पौधा है दोस्तों। यह खरीफ मौसम की फसल है। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली यहाँ पर सही जवाब बनेगा। मूंगफली के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो अरेकिस हाइपोजिया है, और यह लेग्यूमिनेसी फेबेसी कुल का पौधा है, और इसका उद्भव स्थान की बात करें तो ब्राज़ील है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिए। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कुसुम इसका सही आंसर हो जाएगा। कुसुम का वैज्ञानिक नाम होता है कार्थिमस टिंक्टोरियस। यह कंपोजिटी एस्टेरिसी कुल का पौधा है। इसके सतह पर कांटे पाए जाते हैं, इसे तिलहन फसल के रूप में उगाते हैं। और उद्भव स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान है और रवि की फसल है। अगला प्रश्न है 16, नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है? इनमें से वो आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निसंचालन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निसंचालन की बात करें तो यह प्रक्रिया का ठीक उल्टा क्रम होता है और इसमें उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। मिनरलाइजेशन की बात करें तो इस प्रक्रम में अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद इनमें से आपको बताना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमस यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 19, कौन सी जीन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है इनमें से? तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, निफ जीन इसका राइट आंसर बनेगा। दलहनी फसलें यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन नंबर, वाष्पोत्सर्जन किसके दौरान अधिकतम होता है? तो वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोपहर के समय। ध्यान रखिएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, कौन सी सिंचाई प्रणाली का उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टपक विधि, ट्रिकल मेथड यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। टपक सिंचाई को रिसाव या बूंद-बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है और इस विधि का विकास इजराइल में किया गया और इस विधि में जल पौधों के पास ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है तथा बूंद बूंद कर जल पौधे की जड़ के पास गिरता है और इस विधि से सिंचाई करने पर 50 से 70% जल की बचत होती है और इस विधि द्वारा टमाटर, बैंगन और फल के पौधों को या बगीचों को पानी दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है 22, दूर दूर स्थित फसलों, बगीचों के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टपक सिंचाई, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, समोच्च खेती की जाती है। तो समोच्च खेती समतल स्थलाकृति भूमि अक्रॉस द स्लोप ऑफ द फील्ड में की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24 क्वेश्चन नंबर, अवगेध बांध किसके लिए बनाए जाते हैं? तो चेक डैम आर कंस्ट्रक्टेड फॉर।
तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अवनालिका अपर्दन के नियंत्रण के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है 25, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं? तो 25 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 26 है, टमाटर की पत्ती सिकुड़न विषाणु का वाहक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत मक्खी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, ये सभी। अगला प्रश्न 28, आलू के बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल उभरा है इनमें से? तो यहाँ पर 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर मैदानी क्षेत्र। आलू बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ भाग हरियाणा का है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अगला क्वेश्चन 29 है, सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पादन श्रृंखला में हैं वह क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ किस्में कहलाती हैं। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन नंबर, पार्थिनोकार्पिक फल इनमें से कौन सा है? तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर फॉल्स फ्रूट है या कंपोजिट फ्रूट है, सीडलेस है या नॉन ऑफ दिस? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडलेस है, बीज रहित फल। गांठ गोभी का भोज मोटा भाग किसका बढ़ा हुआ रूप है इनमें से? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेम इसका सही जवाब बनेगा। यहाँ पर एक तरफ सब्जी दी गई है, दूसरी तरफ खाने योग्य भाग दिया गया है। तो गांठ गोभी की बात करें तो इसमें खाने योग्य भाग तना होता है, फूल गोभी की बात करें तो तना या कर्ड, बंद गोभी में तना हेड, और आलू का खाने योग्य भाग जो है वो तना और शकरकंद जड़। अगला प्रश्न है यहाँ पे 32, ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित इनमें से आपको बताना है। तो 32 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, ओगोल किसकी एक किस्म है इनमें से? तो 33 का आंसर हो जाएगा काऊ, इसका सही जवाब बनेगा। गाय की किस्मों की बात करें तो साहिवाल, लाल सिंधी, गिर हरियाणा, थारपारकर, ओगोल, मेवाती, राठी, ये सभी जो हैं गाय की किस्में हैं। भैंस की किस्मों की बात करें तो मुर्रा, नीली रावी, जफराबादी, मेहसाना, भादावरी, सूरती, नागपुरी। और बकरी की किस्में जमुनापारी है, बर्बरी, बीटल, पश्मीना, कश्मीरी, मालाबारी, ब्लैक बंगाल। अगला प्रश्न 34, मिल्क सुगारीज, दुग्ध शर्करा इनमें से कौन सी है? तो 34 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टोज यहाँ पर सही जवाब बनेगा। लैक्टोज में दूध में लैक्टोज, और माल्टोज अंकुरित बीज में, फ्रक्टोज फल में, और सुक्रोज गन्ना में सुक्रोज। अगला प्रश्न है 35, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो उच्चतम प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर लाल प्रकाश में होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 36, ATMA योजना किसके द्वारा प्रायोजित की जा रही है? तो 36 का आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है 37, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 38, अनुबंधित कृषि किसके बीच समझौता है इनमें से? तो 38 का यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के द्वारा। अगला प्रश्न है 39 क्वेश्चन नंबर, वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा इनमें से कौन सी है? तो 39 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च नमी की मात्रा इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 क्वेश्चन नंबर, किस मृदा की धनायन विनिमय धारित CEC सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकनी दोमट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41,
गीली जुताई करने के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं, जो आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह मृदा संरचना सुधारता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 42, टिलेज रिजल्ट इन, आपको यहाँ पर बताना है। तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घटा हुआ स्थूल घनत्व। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्थूल घनत्व, आप लोग ध्यान रखिएगा 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट 43 है, धान की मृदा में वायु रहित वातावरण किसके द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है। तो 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिनाइट्रीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, खाने के उद्देश्यों के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरम लोई। यहाँ पर टेसलिंग की बात करें तो टेसलिंग मक्के में नर पुष्प के आने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं। यह अवस्था मक्के में 55 से 60 दिन बाद आती है। सिल्किंग की बात करेंगे दोस्तों तो मक्के के पौधे में मादा पुष्प के आने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं, और यह अवस्था मक्के में बुआई के 60 से 65 दिन बाद आती है। सॉफ्ट डफ, यह मक्के में परागण के बाद दाने में भरना और कठोर होने से पहले की अवस्था होती है, और इस अवस्था पर मक्के को हरी बाली के रूप में प्रयोग करते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर है, अरहर को सामान्यतः कहते हैं। तो अरहर को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिजन पी या तुअर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 46, अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट, पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल है इनमें से। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, फास्ट ड्राइंग, शीघ्र सूखना। अलसी के तेल का प्रयोग रंग, पेंट, वर्निश और छपाई के लिए प्रयुक्त स्याही तैयार करने के लिए भी किया जाता है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 47, माइकोराइजा किसकी सहायता में यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर 47 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर, पोखर धान खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों से नाइट्रोजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरकों को किसके रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो 48 का आंसर हो जाएगा, रिड्यूस जोन में प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 49, वाणिज्यिक रूप से यूरिया उर्वरक में बाइयूरेट प्रतिशत किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 50, जैव कार्बन मात्रा को किसके गुणनखंड से गुणा करके जैव पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.72 इसका सही जवाब बनेगा। जैव पदार्थ ज्ञात करने के लिए जैव कार्बन से 1.724 का गुणा करते हैं, और यह फैक्टर बेमलेन ने दिया था, और इसलिए इस फैक्टर को 1.724 को बेमलेन फैक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है 51, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता किसके बराबर है। तो 51 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, उपज जल मांग, उपज बटे जल मांग के बराबर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 52 क्वेश्चन नंबर, मृदा जल विषय किसके द्वारा मापा जाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 53, मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है। तो 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है 54, जल स्तर को मापने का उपकरण इनमें से कौन सा है जो जल स्तर को मापता है। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीजोमीटर इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन नंबर, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाती है। तो 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है। अगला प्रश्न है 56, एक कीट के शरीर के 3 अंग हैं, इनमें से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा
सिर, वक्ष और पेट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, बाजरे में ईस्मट रोग है तो ईस्मट डिजीज इन पर्ल मिल्टीज। तो 57 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मृदा जनित रोग है। अगला प्रश्न है 58, मृद रोमिल आसिता एक इनमें से आपको बताना है। तो मृद रोमिल आसिता बीज और मृदा जनित है। अगला प्रश्न है, अनुपूरक परागण सामान्यतः किसके बीज समुच्चयन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 59 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सनफ्लावर। अगला प्रश्न है 60, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा टेट्राजोलियम परीक्षण। अगला प्रश्न 61, आम के नियमित फलन के लिए किस वृद्धि नियामक की संस्तुति की जाती है। तो 61 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैक्लोब्यूटाजॉल। अगला प्रश्न है 62, सब्जियां किसका अच्छा स्रोत हैं। तो सब्जियों की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है 63, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को किस पर काटा जाता है। तो किस अवस्था पर काटा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल पकी दशा में यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 64, पशु एवं भैंस किस परिवार से आते हैं। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ फैमिली दी गई है। गाय की बात करें तो बोविडी फैमिली के अंतर्गत आता है। भैंस की बात करें तो ये भी बोविडी है। भेड़ बोविडी फैमिली से है। बकरी सेम है और यहाँ पर स्यूडी है। और ऊँट की बात करें तो कैमेलिडी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है 65, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन इनमें से कौन सी है। तो 65 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसीन इसका राइट जवाब बनेगा। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन कहते हैं और भैंस के दूध में उपस्थित प्रोटीन कैरोटीन कहलाता है। और अंडे में उपस्थित प्रोटीन को एल्ब्यूमिन और मक्के में उपस्थित प्रोटीन को चेन प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है, रिंडर पेस्ट किसके कारण होता है इनमें से। तो रिंडर पेस्ट यहाँ पर विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 67, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है। और कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो 68 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, WMO इसका राइट जवाब बनेगा। WMO की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन 69, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चिन्ह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं इसका राइट जवाब बनेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1926 में हुई थी। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के नाम पर किया गया था 16 जुलाई 1929 को। और इसका नाम बदलकर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया था। फिर 1947 में इसका नाम पुनः परिवर्तित होकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। इसके पहले सबसे पहले डीजी की बात करें तो बीपी पाल थे और इनके चिन्ह लोगों में गेहूं फसल का चिन्ह है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के ढलान पर वर्षा का प्रकार इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्वतीय। अगला प्रश्न है 71 इसका राइट जवाब बनेगा। पादप वृद्धि अवधि और तापमान के बीच संबंध क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ती डिग्री दिवस। अगला प्रश्न है यहाँ पर 72, अंतरसस्यीय क्रियाओं का अर्थ किसके लिए है। तो 72 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, खरपतवार नष्ट करना। अगला प्रश्न है 73 है यहाँ पर, मृदा पर पपड़ी जमना किसकी एक समस्या है। तो मृदा पर पपड़ी जमना ये एरिडोसोल्स की समस्या है। अगला प्रश्न है 74 यहाँ पर,
दालों को फसली प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे, तो राइट आंसर हो जाएगा उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं। अगला प्रश्न 75, जौ किसके लिए एक प्रसिद्ध वस्तु है? तो 75 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, माल्टिंग एंड ब्रेविंग इंडस्ट्री के लिए। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल को शाकाहारी मांस कहा जाता है? तो यहाँ पर 76 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोबिया इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सफ़ेद सरसों और रेपसीड को दर्शाता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा सरसों और तूरिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 है यहाँ पर, पूर्ण उर्वरक का अर्थ है उर्वरक जिसमें, यहाँ पर 78 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 3 प्राथमिक पोषक तत्व हों। अगला प्रश्न 79, KCI को क्या कहते हैं? तो KCI को पोटास, यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। अगला प्रश्न है 80 क्वेश्चन नंबर, नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्म जीव इनमें से कौन सा है? तो 80 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। अगला प्रश्न है 81, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है इनमें से? तो केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी, CaSO4। नेक्स्ट है डायर्सी लॉ इज रिलेटेड टू, तो डॉर्सी जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर 82 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पोरस मीडियम, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। मृदा के एक इकाई क्रॉस सेक्शन से जल बहाव की मात्रा हाइड्रोलिक हेड के ग्रेडियंट के समानुपाती होता है, और इस नियम में यह पता चलता है कि जल की चालकता कंडक्टिविटी मृदा में उपस्थित कुल पोरस स्पेसेस रंध्रावकाश पर निर्भर नहीं करती है। 83 है यहाँ पर, इनमें से कौन पौधों में नमी तनाव के समय पौधों में संचित होती है? तो यहाँ पर 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोलीन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 84, वाष्पोसर्जन है, तो वाष्पोसर्जन आपको बताना है क्या है? तो वाष्पोसर्जन वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट सरफेस। अगला प्रश्न है 85, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सोयल इज, तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फील्ड कैपेसिटी। अगला प्रश्न है 86, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन है, तो एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन करना, फॉरेस्ट्री वृक्ष का अध्ययन करना, सिल्वीकल्चर चारागाह का अध्ययन करना, ओलेरीकल्चर सब्जी का अध्ययन करना, और पोमोलॉजी की बात करें तो फल का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कीट विज्ञान से संदर्भित है, तो कीट विज्ञान से के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है 88 क्वेश्चन नंबर, गन्ने में डेड हार्ट किसके कारण होता है? तो डेड हार्ट आपको बताना है, तो यहाँ पर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉप बोरर, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। शुगर कैन टॉप बोरर का अब वैज्ञानिक नाम ट्राइपोराइजा निवेला है, और इसकी फैमिली पैरालिडेसी कुल का कीट है दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर 89, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी फफूद से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह पौधा जो मुख्य फसल से थोड़ा विचलित होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 90 का आंसर हो जाएगा ऑफ प्रकार का। अगला प्रश्न 91 है, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, एल्बुमिन रहित बीज कहते हैं। अगला प्रश्न है 92, एक परिपक्व और बीज वाली पकी अंडाशय
यहाँ पर आपको बताना है। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रूट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 93, मार्मालेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फल को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा संतरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां चिनोपोडिएसी परिवार से संबंधित है? तो पालक यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। आलू की बात करें तो सोलेनेसी, शकरकंद कॉन्वोवुलेसी, भिंडी मालवेसी, पालक चिनोपोडिएसी, फूलगोभी क्रूसीफेरी फैमिली से संबंधित है। 95 है, खीस कोलेस्ट्रॉल पिलाना किसके लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे 95 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी प्रोटीन बढ़ाने, पाचन को सरल करने, रोग प्रतिरोधकता के लिए। नेक्स्ट है, पशु प्लेग किसका दूसरा नाम है? तो पशु प्लेग जो है यहाँ पर रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नाम और दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया। पशु प्लेग को रिंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं, चेचक को पॉक्स, गिल्टी रोग को एंथ्रेक्स और थनैला को मास्टाइटिस और क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न 97, गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और यदि आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 97 का आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्बिन। अगला प्रश्न 98 है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी प्रकाश शोषण दर उच्चतम है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। अगला प्रश्न है 99, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है 100 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मौसम कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, मेघ बीजन किसकी सहायता से किया जाता है? तो मेघ बीजन सिल्वर आयोडाइड की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मृदा के बड़े छिद्र सामान्यतः किससे भरे होते हैं? तो मृदा के बड़े छिद्र सामान्यतः वाटर एंड एयर बोथ, जल और वायु दोनों से भरे होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 104, वह मशीनी उपकरण जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटावेटर यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक एकल फसली कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है 106 क्वेश्चन नंबर, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर 106 का जो आंसर होगा आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीर्ष मूल निकलते, यहाँ पर निकलते समय यहाँ पर सही जवाब बनेगा। फसल एक तरफ है, दूसरी तरफ क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की बात करें तो शीर्ष मूल निकलते समय, धान की पेनिकल निकलते समय दुग्धावस्था, बाजरा व ज्वार पुष्प निकलते समय, मक्का में सिल्क निकलते समय टेसल नर पुष्प निकलते समय, सोयाबीन में पुष्पावस्था था फली भरते समय। अगला क्वेश्चन, डोसा और इडली जैसे भोज्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मुख्यतः घटक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक ग्राम, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, अफ्लाटॉक्सिन समस्या निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल में सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट। अगला प्रश्न, सरसों के पौधों की फली को किस नाम से जाना जाता है? तो 109 का जो आंसर हो जाएगा सिल्कुआ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा की अंतर्निहित विशेषता इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा की उर्वरता। अगला प्रश्न है 111 क्वेश्चन नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पूर्णतः भारत में बाहर से आयात किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटैशिक उर्वरक। अगला प्रश्न 112 क्वेश्चन नंबर, माइकोराजा पौधों के लिए किस भाग से संबंधित है? तो मूल भाग से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार अधिकतम जल धारण करता है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनी मृदा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल दाब परिस्थितियों के अंतर्गत सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका विभाजन का दीर्घीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक जल चाहिए? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शुगर कैन। अगला प्रश्न है, पादप जल स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतः स्पंदन दर। अगला प्रश्न है 117, भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता यहाँ पर आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा अपरदनीयता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है 118, सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो इसका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिचमेयर, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 119 है, कुटकीनाशी किसके विरुद्ध प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पर 119 का जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माइट्स के विरुद्ध प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न 120 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा आलू मोजैक। अगला प्रश्न है 121 क्वेश्चन नंबर, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 122 क्वेश्चन नंबर, सूरजमुखी के बीज क्या कहलाते हैं? तो सूरजमुखी के जो बीज हैं वो एकेन कहलाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फसल एक तरफ है, दूसरी तरफ बीज दिए गए हैं। गेहूं के बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं, धान के बीज को कैरियोप्सिस, सूरजमुखी को एकेन कहते हैं, और गाजर को सीजोकार्प, और चना मटर को दाल या लेग्यूम, और नारियल को नट कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीड बीज रक्षण कहलाती है। अगला प्रश्न 124 क्वेश्चन नंबर, फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर फ्रक्टोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, और इसका आणविक द्रव्यमान 180.16 ग्राम प्रति मोल है। यह जल से घुलनशील शर्करा है। यह सबसे ज़्यादा सूखे हुए गूलर फिग में पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, मूली की देर से कटाई का परिणाम इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथिनेस यहाँ पर सही जवाब बनेगा। खोखलापन इसका सही जवाब बनेगा। पिथिनेस, इसे मूली का खोखलापन भी कहते हैं। यह मूली को देर में कटाई करने पर होता है। यदि मूली को बीज के लिए छोड़ते हैं तो मूली में पिथिनेस हो जाता है। फोर्किंग की बात करें तो यह मूली और गाजर दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा। जब कठोर मिट्टी के कारण मूली तथा गाजर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तो उसे फोर्किंग कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे यूपी टीजीटी एग्रीकल्चर 2016 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। और इस क्लास में दोस्तों बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एटेविज्म किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणों की पुनरावृत्ति होना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है इनमें से? तो सेकेंड का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर, दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे थर्ड का बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4,
पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरसात यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी की बात करें तो ऑप्शन डी, मुर्गी से संबंधित है। अगला प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है इनमें से? तो मृदा के स्थायी गुण की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टेक्सचर, गठन यहाँ पर मृदा का स्थायी गुण होता है। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है इनमें से? तो 7 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरोगोलिक यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 8 क्वेश्चन नंबर है, पौधों को जिन 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह पोटेशियम और इनमें से आपको बताना है कौन से हैं। तो 8 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 9 क्वेश्चन नंबर, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है इनमें से? तो 9 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे ढैंचा है, सनई है, मूंग। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल इनमें से कौन सी है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। 10 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मायोर्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल मायोर्स ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12, धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है इनमें से? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी प्रकार का। अगला क्वेश्चन है 13, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है इनमें से? तो 13 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 14, भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, टेंसियोमीटर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 15, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है इनमें से? तो रीपर का जो प्रयोग हो जाएगा वो फसल कटाई में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रीपर का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता है, तो कटाई के अन्य यंत्र हंसिया, दराती, मोअर है। मड़ाई के यंत्र की बात करें तो ऑल पेड थ्रेसर, पावर थ्रेसर है। बुआई के यंत्र देसी हल, कल्टीवेटर, डिबलर, सीड्रिल और प्लांटर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 16, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है इनमें से? तो 16 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंग कोण यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है इनमें से? तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल गुआवा, अमरूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन नंबर, कुकुरबिटस की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है इनमें से? तो 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 × 15 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन नंबर, खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी प्रयोग की जाती है? तो 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 4 से 5 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर के लिए बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर, सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना इनमें से कौन सा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर, अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, परवल में प्रवर्धन होता है, तो परवल में आपको बताना है प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लताओं की कटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है 22, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है इनमें से? तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा?
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आम्रपाली इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 23 क्वेश्चन नंबर, बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीफ हॉपर इसका राइट जवाब बनेगा। बैंगन में लिटिल लीफ रोग पत्ती भेदक के द्वारा प्रसारित होता है। यह रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है जो सिस्टियम फाइसाइटिस नामक कीट से फैलता है। अगला प्रश्न है 24, अर्का शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? तो 24 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ककड़ी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 25 क्वेश्चन नंबर, खीरा का उद्भव स्थान कौन सा है इनमें से? 25 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26 क्वेश्चन नंबर, सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? तो 26 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्कर नाथ। अगला प्रश्न 27, फूल गोभी के लिए बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी होती है इनमें से? तो 27 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 350 से 600। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है इनमें से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूसा ज्वाला इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 29 है, मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 30 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय क्या है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून जुलाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में शकरकंद की बुआई जून जुलाई में की जाती है। मध्य एवं दक्षिण भारत में इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। 31 है, निम्न में से कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संतरा। अगला प्रश्न 32, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है इनमें से? सिंधु है, आम्रपाली है, अर्का पुनीत है, नीलम है। तो 32 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु इसका सही जवाब बनेगा। सिंधु रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से उत्पादित एक संकर किस्म है या बीज रहित आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी इंटू नीलम, अर्का पुनीत अल्फांसो इंटू बंगनपाली। अगला है 33, सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूल ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त होती है इनमें से? तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जामुन इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। 34 क्वेश्चन नंबर है, ललित किस फल की उन्नत प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमरूद इसका। अगला प्रश्न है 35, पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौकी राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 36, अनार की जालौर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुति की गई है? तो यहाँ पे 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है 37, कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है इनमें से? तो कैल्शियम की बात करें तो कोशिका भित्ति जो है एक प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है इनमें से? तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है 39, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो स्टोमेटा की बात करें तो पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न 40 है, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है इनमें से? तो 41 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
CO। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये आपको यहाँ पर बताना है हरे प्रकाश को परिवर्तित करता है, हरे प्रकाश को शोषित करता है, हरे प्रकाश को स्थानांतरित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, हरे प्रकाश को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है 43, नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है? तो नाइट्रेट अवकारक की बात करें तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न 45, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम इनमें से कौन सा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 46, पौधों में जल की हानि होती है। तो पौधों में जल की हानि रंध्रों, पर्ण धोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से, स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवशेषिक अम्ल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 48, वाष्पोत्सर्जन किस पौधे के भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो 48 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मेसोफाइटिक पौधे। अगला प्रश्न है 49 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? तो 49 का यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टोमेटा एवं लेंटेसेल्स में। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर, वाट निरपेक्ष श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? तो 50 का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ऑक्सीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। 51 क्वेश्चन है, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण अवयव आवश्यक नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज। अगला प्रश्न है 52 क्वेश्चन नंबर, गेहूं के आधारी बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो 52 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मीटर। अगला प्रश्न है, एक तरफ फसल है, पृथक्करण दूरी प्रमाणित बीज के लिए दी गई है, दूसरी तरफ आधारी बीज दिया गया। तो गेहूं, धान, जौ में और जई में पृथक्करण दूरी 3 मीटर और आधारी बीज की 3 मीटर। नेक्स्ट 53, किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा गाजर, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 54, बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन नंबर, परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 56, पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर 56 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार इनमें से कौन थे? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच.एस. पृथ्वी। अगला प्रश्न है 58 क्वेश्चन नंबर, कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव इनमें से कौन सा है? तो 58 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लीफ होपर। अगला प्रश्न है 59, निम्न में से कौन सा जैव पीड़क नाशक नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी बनेगा, कार्बेरिल। अगला प्रश्न है 60 क्वेश्चन नंबर, श्रमिक मधुमक्खी क्या है इनमें से? तो श्रमिक मधुमक्खी की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नपुंसक मादा है। अगला प्रश्न है 61,
भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है यहाँ पर, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है इनमें से? तो 62 का आंसर हो जाएगा माउंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 63, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? तो 63 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू का कंद मोथ। अगला प्रश्न है 64, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 में। अगला प्रश्न, वैसलस थ्यूरिंजिएंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 65 का आंसर आप लोग दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एस आइसवाटा। अगला प्रश्न है 66, तृतीय संतति पीड़कनाशी शब्द किसके लिए दिया है इनमें से? तो 66 आप लोग इसका आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुवेनाइल हार्मोन्स। अगला प्रश्न है 67, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? तो 67 का आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है 68, धान की गंधी बग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? तो 68 का आंसर हो जाएगा प्रौढ़ एवं निम्फ। अगला प्रश्न है 69, निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है इनमें से? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफिड। अगला प्रश्न 70 है, सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, मूंगफली सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 71, मैलाथियान क्या है इनमें से? तो मैलाथियान कीटनाशक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो मैलाथियान एक कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन 70 है 72, धान में खैरा रोग का क्या कारण है इनमें से? तो धान में खैरा रोग का जो कारण है यहाँ पर जिंक की कमी। अगला प्रश्न 73, निम्नलिखित फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान के बैकेनी रोग का कारक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी, फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी। अगला प्रश्न है 74, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न 75, आलू में पिछेती झुलसा रोग का कारण इनमें से क्या है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइटोप्थोरा। अगला प्रश्न है 76, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। नेक्स्ट 77, क्वेश्चन नंबर, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ है इनमें से? तो 77 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौंडीचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी? तो 78 का आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो 70 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन की बात करें तो 1904 में। सेकेंड में सामाजिक अधिनियम 1889, आदर्श ग्राम योजना 1903, श्री निकेतन 1908 में और सेवाग्राम 1920 में, मारथंडम योजना 1928 में, बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना 1932, भारतीय ग्राम सेवा 1945, फिरका विकास कार्यक्रम 1946 से 47, इटावा पायलट परियोजना 1947 से 48। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो 79 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है 80, भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन 81, भारत में समुदाय विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई है? तो 81 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 में। अगला प्रश्न 82 यहाँ पर है, ATMA का पूरा नाम क्या है?
तो ATMA का आपको पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कृषि तकनीक प्रबंध एजेंसी की स्थापना केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 को किसान तक नई तकनीक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की इकाइयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर ATMA का गठन करने का निर्णय लिया, और जिसमें 90% खर्च केंद्र सरकार, 10% खर्च राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है 83, समूह संचार की विधि कौन सी है इनमें से? तो समूह संचार की जो विधि है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है 84, उच्च किस्म उपज का कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 85 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1966 में। अगला प्रश्न है 85, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, नाइट्रोजन पादपों द्वारा किसके रूप में ली जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक खरपतवार नाशी है इनमें से? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेजो यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोसोसोम्स यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के जनक आपको बताने हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ यहाँ पर सही जवाब बनेगा। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र विषय का संबंध राष्ट्रों के धन के स्वभाव और उसके कारणों की जांच करने में है, और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में उभारने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनको अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण रोधी फसल है? तो यहाँ पर साल्ट टोलरेंट क्रॉप आपको बतानी है। तो यहाँ पर 5 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुकंदर इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? तो 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जिप्सियम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है। तो केले में भूमि के ऊपरी भाग को स्यूडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होगी? तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो 9 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ज्वार इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। ज्वार चारे की फसल 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियां जब पौधे घुटने की ऊंचाई तक होते हैं तो उसमें HCN या धुरिन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक धारणी कृषि प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो 10 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लीसा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लीसा का फुल फॉर्म की बात करें तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या कृषि की एक ऐसी पद्धति है
जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, खुरपका एवं मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, उत्पादन की लागत किसके सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है? तो यहाँ पर 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रहा 13 क्वेश्चन नंबर, ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों तंबाकू, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ओरोबैंकी की बात करें तो यह एक पूर्ण जड़ परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट है, जो तंबाकू, मिर्च, बैंगन, आलू जैसे सोलेनेसी पौधे पर निर्भर होता है। स्ट्राइगा की बात करें तो अर्ध जड़ परजीवी है, सेमी रूट पैरासाइट है, जो ज्वार, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी के जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल रूट पैरासाइट और सेमी रूट पैरासाइट। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, PRA का जनक किसे कहते हैं? तो हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ PRA? तो 14 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट चैम्बर्स PRA के जनक है। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर जो होगा इसका 15 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, राइबोसोम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स गोलाकार, लगभग 250 व्यास के कला विहीन सूक्ष्म कण होते हैं और इनमें RNA तथा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन संभाग में पाए जाते हैं। तो इन कणों का सर्वप्रथम 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा और बाद में पैलोडे ने 1955 में जंतु कोशिकाओं में इन्हें देखा था। तो राइबोसोम DNA के आदेश के अनुसार RNA के साथ प्रोटीन निर्माण करते हैं। और माइटोकांड्रिया की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूहों में से कौन जैविक और अजैविक दवाओं से रक्षा उपलब्ध कराता है? तो 16 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीनो अम्ल प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिया यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 क्वेश्चन नंबर, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र इनमें से आपको चयन करना है। तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना, कुसुम और कैस्टर, शुगर कैन, सनफ्लावर, कास्टर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर है, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेरकी है, कैटालिस्टिक है। प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना है, जिसके साथ कार्य किया जा सके। डगलस इंसमिंजर, प्रसार शिक्षा की भूमिका जनता के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, मनोवृत्ति में परिवर्तन, कार्य करने के ढंग में परिवर्तन करना है। अगला प्रश्न 20 है, ताज़ा दूध का pH आपको बताना है, द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज। तो 20 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 6.7, इसका सही जवाब बनेगा। 21 क्वेश्चन नंबर है, ऑपरेशन होल्डिंग से अभिप्राय क्या है? तो ऑपरेशंस होल्डिंग रिफर टू। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर सामान्य रोटी गेहूं जिसमें 2n = 42 एक आपको बताना है, यहाँ पर क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, षट गुणित है, हेक्साप्लॉइड है।
षटकुड़ित की बात करें हेक्साप्लॉयड है। सामान्य रोटी गेहूं की बात करें तो कॉमन ब्रीड व्हीट षटकुड़ित है। हेक्साप्लॉयड 2n इक्वल 42 ट्रिटिकम एस्टिबम। ड्यूरम माइक्रोनी गेहूं की बात करें तो टेट्राप्लॉयड है 2n इक्वल 28 सूजी और सेवइयाँ बनाने के लिए उपयुक्त होता है। और इमर गेहूं की बात करें तो टेट्राप्लॉयड है 2n इक्वल 28। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम 2n इक्वल 14 तो डिप्लॉयड व्हीट है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है, सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से माना गया है। तो इनमें से कौन सा है जो माना गया है? तो आप लोग 23 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बीज परभक्षण, सीड प्रीडेशंस। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 क्वेश्चन नंबर, गेहूं का मामा खरपतवार किस फैमिली से संबंधित है, किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग्रेमनी कुल के खरपतवार की बात करें तो जंगली जई है, जिसे अवीना फटुआ। और क्विक घास की बात करें तो एग्रो प्रायोन रेपेंस है। जनखरा की बात करें तो एंड्रोपोगोन और एनुलेटस। दूब घास साइनोडोन डैक्टोलोन। तो यहाँ पर इसके जंतु वैज्ञानिक नाम भी दिए गए हैं। तो गेहूंसा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा फेलिस माइनर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक F1 संकर अपने माता पिता में से एक के साथ संकरित कराया जाता है तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26, ओजोन परत के क्षय के कारण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुँचती है। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों के कुल प्रकारों के उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरिक एसिड यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बोरिक अम्ल गंधहीन पदार्थ है जो सफ़ेद रवों के रूप में मिलता है और पाउडर रूप में प्रयोग किया जाता है। यह चखने में अम्लीय और कड़वा होता है। अगला प्रश्न है 28, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं विशेषता। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स यहाँ पर सही जवाब बनेगा। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे ने 1955 में की थी और 0.25 से 0.5 व्यास की लगभग गोलाकृत एक परत वाली झिल्लियों से घिरी थैलियाँ होती हैं। अगला, और इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 29 है, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसे वर्धन करके प्रजनन बीज ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। तो प्रजनक बीज की बात करें तो ब्रीडर सीड से आधार फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, जो कि ज़्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। आधारी बीज से पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड तैयार किया जाता है और भारत में यही बीज वर्ग प्रचलन में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन गया है। तो 30 का आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉबेरी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 क्वेश्चन नंबर, जब संसाधन सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सम सीमांत सिद्धांत। अगला प्रश्न है 32, मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो 32 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 33 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड जाना जाता है। अगला है 34 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किस में होती है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा में होती है।
ग्लाइकोलिसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के प्रत्येक अणु का रासायनिक क्रियाओं द्वारा विघटन होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण क्रिया कोसा द्रव्य साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। 35 क्वेश्चन नंबर है, कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनौपचारिक और गैर निजी, इनफॉर्मल एंड इम्पर्सनल इन नेचर। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक सहिष्णु, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें सोयल इनहाइबिटिंग बैक्टीरिया बैसिलस थोरिनजिनेंसिस के जीन को डाला गया है जो कीटों के प्रति सहिष्णु बनाता है। जब कीट बीटी कपास को खाते हैं तो उसमें उपस्थित डेल्टा इंडोटॉक्सिन कीट के आमाशय में पहुंचकर सक्रिय होता है, कीटों के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है जिससे कीट मर जाते हैं। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक पीबीआर को दर्शाता है। तो 37 का आंसर आपको यहाँ पर चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होगी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो 38 का आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी, मध्यम गहन पादप संख्या। अगला प्रश्न है 39, भ्रूणपोष किसके बीज में अनुपस्थित है। तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्किड। अगला प्रश्न है 40 क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो 40 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन बीज का रासायनिक संगठन की बात करें तो प्रोटीन 40 से 42%, तेल 18 से 20, कार्बोहाइड्रेट 30 से 32, मिनरल्स 0.75% और जल 12%। अगला प्रश्न है 41, SAMETI किसके अंतर्गत राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्थान है। तो 41 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ATMA। ATMA का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी है और जिसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की इकाइयों KVK और गैर संगठनों को एक साथ जोड़कर ATMA का गठन किया गया, जिसमें 90% खर्च केंद्र सरकार का और 10% राज्य सरकार का वहन करती है। तो समिति की बात करें तो स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आत्मा के अंतर्गत राज्य स्तर का की प्रशिक्षण संस्था है। अगला प्रश्न है 42, दूध बुखार एक पशु रोग है जिसका लक्षण आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर। अगला प्रश्न है 43 क्वेश्चन नंबर, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं तो गहनता उत्पाद संबंध है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपगामी। अगला प्रश्न है 44 क्वेश्चन नंबर, आप लोग आंसर दीजिए इसका। यहाँ पर आपको फिल करना है से बना गैर अपचयी डाइसैकेराइड, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न है 45 क्वेश्चन नंबर, भ्रूणी और पश्च भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली किसमें पाई जाती है। तो 45 का जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 46, लघुदिन पौधे आपको बताना है शॉर्ट डे प्लांट इनमें से कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग नाइट प्लांट्स, दीर्घ रात्रि पौधे। अगला प्रश्न है 47, यहाँ पर किसके मॉडल में संप्रेषण लाक्षणिक तत्व है।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, लीजेंस। लीगन्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, लीगन्स, लीगन्स मॉडल। अगला प्रश्न है 48 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 2,4-D इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्षमता दर्शाता है इनमें से? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी, NAR, नेट असिमिलेशन रेट। शब्द का उपयोग सर्वप्रथम विलियम्स 1946 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर 50, बीजीए किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो बीजीए की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान के उत्पादन के लिए आवश्यक है बीजीए। बीजीए नील हरी शैवाल, एजोला, एनाबीना तीनों का धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह सहजीवी होता है और खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम की बात करें तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न 51 है, प्रोटीन किससे बने जटिल जैविक यौगिक हैं? तो 51 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है 52 क्वेश्चन नंबर 52, DUS परीक्षण किसके परीक्षण के लिए है? तो यहाँ पर 52 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल किस्मों से भिन्नता के परीक्षण के लिए है। अगला प्रश्न है DUS की बात करें तो डिस्टिंगनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता परीक्षण यह निर्धारित करने का तरीका है कि क्या एक नई नस्ल विविधता एक ही प्रजाति के भीतर मौजूदा किस्मों से भिन्नता ज्ञात की जाती है। 53 क्वेश्चन नंबर है, यह वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 54, एगमार्क चिन्ह अंकित होता है। तो एगमार्क चिन्ह यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद, इसका सही जवाब बनेगा। 55 क्वेश्चन नंबर है, अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल किसके कारण पीड़ित होती है? तो 55 का आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बनेगा, एल्युमिनियम विषाक्तता। अगला प्रश्न है 56 क्वेश्चन नंबर, दूध में पाई जाने वाली गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसेक्राइड शर्करा इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला प्रश्न है 57, वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यशाला। अगला प्रश्न है 58 क्वेश्चन नंबर, ट्रिटिकेल किसके बीच संकरण है? तो ट्रिटिकेल की बात करें तो गेहूं और राई के बीच संकरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59, ऊष्मा पासन में अत्यंत लाभदायक आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 60 क्वेश्चन नंबर, संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो संकुल मक्का की आपको बताना है बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 61 है क्वेश्चन नंबर, पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है। तो 61 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, परस्पर सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है 62, अति सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोलिब्डेनम, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो यहाँ पर निकोलस 1963 ने मोलिब्डेनम कोबाल्ट का उदाहरण देते हुए दिया, लेकिन यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है और आजकल यह वर्गीकरण मान्य नहीं है
क्योंकि अवशोषित पोषक तत्वों की मात्रा पौधे के प्रकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 63, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है इनमें से? तो 63 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 64, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला प्रश्न है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फसल के लिए एक प्रवर्धन तकनीकी है? तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 66, रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है 67, बीजों में बसंतीकरण का स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रांकुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 68, कैट फेस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। अगला प्रश्न है 69, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उगने वाले बीजों में भंडारित भोजन के एकत्र को सक्रिय करता है? तो 69 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जिब्रेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है 70, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। 70 का यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71, एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रक उपकरण के रूप में फ्लेमिंग खरपतवार को किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का फटना यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 72 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है इनमें से? तो 72 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरिया इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस में है, और इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पटनचेरू हैदराबाद भारत में। अगला प्रश्न है 74, क्वेश्चन नंबर, मृदा की जलीय चालकता किसके साथ बदलती है? तो मृदा की जलीय चालकता कुल छिद्रता टोटल पोरोसिटी के साथ बदलती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 75, भृंग किस श्रेणी से आने वाला कीट है? तो बीटल इज द इंसेक्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर। तो 75 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है? तो 76 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, WMO। अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है? तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मिस्र की तिपतिया घास, इजिप्शियन क्लोवर। अगला प्रश्न है 78, कौन सा तत्व दूध में नहीं होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही जवाब। दूध में पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज और जिंक। अगला प्रश्न है 79, पेक्टिन की मात्रा किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो पेक्टिन की मात्रा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अल्कोहल परीक्षण, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, अल्कोहल टेस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन 80 क्वेश्चन नंबर है, विषम स्थलाकृति के क्षेत्रों में की जाने वाली सिंचाई विधि इनमें से कौन सी है? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 का फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रिंकलर इरिगेशन, छिड़काव सिंचाई यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 81, जल प्रयोग क्षमता WUE किस में अधिकतम है?
तो C3 पौधे, C4 कैम। तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैम पौधे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 82 है, 80 से 100% रेत, 0.10% गाद और 0 से 10% मृतिका से बनी मृदा सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग 82 का यहाँ पर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई मृदा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 83, क्वेश्चन नंबर 83, खाद नाइट्रोजन क्षमता है। तो माइनर एफिशिएंसी, नाइट्रोजन एफिशिएंसीज, इनमें से आपको बताना है। तो 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, फसल उपलब्ध नाइट्रोजन प्लस फसलों को उपलब्ध खनिजकृत नाइट्रोजन का भाग। 84 क्वेश्चन नंबर, गाय का दूध सिरा में होता है। तो यहाँ पर मिल्क वेन इन काउ कंटेंस। तो 84 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड। अगला प्रश्न है 85 क्वेश्चन नंबर, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ रेड हैरी कैटरपिलर इज। तो 85 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम सेप्टा एल्बी स्ट्राइगा। अगला प्रश्न है 86, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीकी है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरूद के लिए। अगला प्रश्न है 87, समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संसंजन बल। संसंजन बल की बात करें तो किसी एक ही तत्व का पदार्थ के अणुओं के मध्य अर्थात समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को संसंजन बल कहते हैं। अंतरा आणविक बल इसका एग्जाम्पल है। आसंजन बल की बात करें, किसी दो तत्वों का पदार्थों के मध्य अर्थात असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है यहाँ पर 88, किस तत्व के अंतरा कोशिकीय जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाते हैं। तो 88 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है 89, नाइट्रिफिकेशन किसका जैविक उपचयन है। तो नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिया से नाइट्रेट। अगला प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है। इनमें से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। आइसोपॉम की बात करें तो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्स ऑयल पाम एंड मेज, 3 बोर्न ऑयल सीड है TBO, और NMN मूप, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ये सभी केंद्र सरकार द्वारा तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई योजना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 91, इनमें से कौन से जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं इनमें से। तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 92 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गॉल रोग का कारक है इनमें से। तो क्राउन गॉल डिजीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। तो 92 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस। अगला प्रश्न है 93 क्वेश्चन नंबर, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य इनमें से आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम इसका सही जवाब बनेगा। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है और इसे 2016 में भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है अब 94, परा उत्पत्ति मूलक गोल्डन चावल किससे संबंधित है। तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 95, LD50 की इकाई क्या है इनमें से। तो LD50 आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है 96, पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध मृदा नमी की उच्च सीमा इनमें से आपको बतानी है। तो 96 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, फील्ड कैपेसिटी 1/3 क्षेत्र धारिता। अगला प्रश्न 97, फाइटोसोइडेरोफोर्स की भूमिका आपको बतानी है। तो 97 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषक तत्व लेना, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 98 है, टीपीएस उत्पादन तकनीकी किससे संबंधित है। तो टीपीएस आलू से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 99, संबंधित खरपतवार इनमें से आपको बताना है। रिलेटिव वीड्स आर, इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य फसलों के पौधे, प्लांट ऑफ अदर क्रॉप। अगला प्रश्न है 100 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतिका खनिज का 2:1 प्रकार नहीं है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केओलिनाइट, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 101, कलिंग मीन्स आपको यहाँ पर बताना है। तो कलिंग का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा अनुत्पादन, पशुओं को हटाने की एक प्रणाली होती है, ए सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ अनरिप्रोडक्टिव कैटल। अगला प्रश्न है 102 क्वेश्चन नंबर, बोर्डो मिश्रण किसका बना होता है। तो बोर्डो मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, कॉपर सल्फेट चूना पत्थर और जल से बना होता है। अगला प्रश्न है 103 क्वेश्चन नंबर, भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न 104 क्वेश्चन नंबर, किस फसल को उभय द्विगुणित जाना जाता है इनमें से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 105 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया टीयर ड्रॉप्स कहलाती है। तो टीयर ड्रॉप्स इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदु स्राव। अगला प्रश्न है 106 क्वेश्चन नंबर, गुलदाउदी में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है। तो गुलदाउदी की बात करें तो इसमें प्रवर्धन जो होता है वो उपयुक्त सभी शीर्ष शाखा कर्तनों जड़ सकर्ष बीज के द्वारा और सकर्ष के द्वारा, इन सभी के द्वारा यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट किसी भी समय किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएपी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिंक सल्फेट को किसी भी समय डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। 108 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नवोन्मेषी कार्यक्रम जो कृषि में ग्रामीण युवाओं को बनाए रखने पर लक्षित है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्या, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है गेहूं की पत्ती का गिरुआ रोग। तो गेहूं की पत्ती का जो गिरुआ रोग होता है वो कवक रोग है। अगला प्रश्न यहाँ पर 110 क्वेश्चन नंबर, धूप पात्र प्रकार की खरपतवार बीज निस्तारण प्रणाली किसमें पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्जिमोन मैक्सिकाना, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अंतःश्रवण और निछालन हानि के मापन के लिए मृदा का एक कॉलम नियंत्रित स्थितियों में क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसीमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है 112, टीडीएन का विस्तार आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। अगला प्रश्न है 113 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोटास का एक अच्छा स्रोत है इनमें से। तो पोटास का एक अच्छा स्रोत आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा फ्लाई ऐश। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें किसके कारण होती हैं। तो ये रहे ऑप्शंस, आप लोग इसका सही आंसर का चयन करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर फ्रॉम बिंदु स्राव के जल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, केला में जनन किसके द्वारा होता है। तो बनाना इज प्रोपोगेटेड बाय। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊतक संवर्धन,
टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है 116, केंट किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है इनमें से? तो केंट की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा जई। जई की एक महत्वपूर्ण किस्म है। अगला प्रश्न है, भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया जाना सरल नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, परिशुद्धता कृषि। अगला प्रश्न है 118, कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा देसी हल। अगला प्रश्न 119 क्वेश्चन नंबर, अरंडी तेल का एक उत्पाद जो जेट वायुयानों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है वह इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसिनोलिक अम्ल। यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होल्स्टीन फ्रीजियन। यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 121, वर्मी कंपोस्ट किसके विभिन्न प्रजातियों को प्रयोग करने वाली कंपोस्टिंग प्रक्रिया का उत्पाद है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुआ इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का अंशांकित यंत्र इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्सल फ्लूम। अगला प्रश्न है 123 क्वेश्चन नंबर, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है इनमें से? तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर स्वच्छता। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 124 क्वेश्चन नंबर, चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 124 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लीचिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी के। वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे शरीर के पाचन, पोषण व वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। विटामिन शब्द को फंक ने 1912 में दिया था। विटामिन दो प्रकार का होता है, पहला वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील की बात करें तो ADEK विटामिन्स हैं और जल में घुलनशील BC। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।